आज हम लोग कोलिजन थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो कोलिजन थ्योरी बताया था कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कंबाइन करके आपस में कोलाइड करके प्रोडक्ट देता है, ठीक है ना। कोलिजन थ्योरी क्या बताया था कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करके प्रोडक्ट दे रहा है, पर ज़रूरी नहीं है कि सारा कोलिजन इफेक्टिव हो, ठीक है ना। इफेक्टिव कोलिजन के लिए हम लोग दो फैक्टर को देखेंगे, एक एनर्जी फैक्टर देखेंगे और एक ओरिएंटेशन फैक्टर देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग लिखने जा रहे हैं हेडिंग कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी क्या बताए थे? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है, कोलाइड टू गिव प्रोडक्ट, कोलाइड रिएक्टेंट molecules collide to give product, but all collisions are not effective, ठीक है। for effective collision two criteria must be fulfilled. कौन सा दो क्राइटेरिया बताए? फर्स्ट है ओरिएंटेशन फैक्टर और सेकंड है एनर्जी फैक्टर। ये दोनों फैक्टर अभी पढ़ेंगे। तो क्लियर ना। हम क्या बताए कि कोलिजन थ्योरी क्या बता के गया कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा के क्या दे रहा है? प्रोडक्ट दे रहा है, ठीक है ना। पर सारा कोलिजन इफेक्टिव नहीं होता है। इफेक्टिव कोलिजन के लिए हम लोग दो क्राइटेरिया देखेंगे, पहला देखेंगे ओरिएंटेशन फैक्टर और दूसरा देखेंगे एनर्जी फैक्टर, ठीक है। अब चलो ओरिएंटेशन फैक्टर पढ़ते हैं। चलो फर्स्ट लिखने जा रहे हैं ओरिएंटेशन फैक्टर, ओरिएंटेशन फैक्टर, ठीक है। तो जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो है वो प्रॉपरली जो ओरिएंटेटेड होगा वही प्रोडक्ट देगा। इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन वाला प्रोडक्ट नहीं देगा। तो उसको हम एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे, आराम से क्लियर होगा। तो देखो हम क्या लिख रहे हैं, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स शुड बी properly orientated so that they, ठीक है ना, so that they collide to give product, ठीक है। अब समझो एग्जाम्पल, ये CH3Br है प्लस OH माइनस है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, हेलो एल्केन्स। जस्ट इसके बाद हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें इस रिएक्शन को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। अब देखो इसमें दो तरह का ओरिएंटेशन हम बताएंगे, एक इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन, एक प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो देखो यहाँ हम लिख रहे हैं इम्प्रॉपर, ठीक है ना, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन, ठीक है। और यहाँ लिख रहे हैं नीचे प्रॉपर ओरिएंटेशन, ठीक है। अब देखो Br भी माइनस है और OH भी माइनस है। जब OH माइनस सामने से आएगा तो माइनस माइनस में क्या हो जाएगा? रिपल्सन हो जाएगा। तो देखो यहाँ हम लिख रहे हैं, देखो CH3Br लिखे ना। Br क्या है? माइनस, स्लाइटली नेगेटिव, कार्बन स्लाइटली पॉजिटिव, और यहाँ क्या है? OH माइनस। नेगेटिव के बीच में क्या हो गया? रिपल्सन हो गया, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? नो प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा। क्लियर ना। अब प्रॉपर ओरिएंटेशन में आ जाओ। देखो अगर OH माइनस बैक साइड से जाएगा तब प्रोडक्ट बनेगा, OH माइनस फ्रंट से जा रहा है तो रिपल्सन हो जा रहा है, बैक साइड से जाएगा तो क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा। तो जरा देखो बैक साइड वाला, ये देखो हम इसको बैक साइड भेज रहे हैं। ये CH3, OH माइनस इस साइड आया और इधर Br है, ठीक है। इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट। अभी प्रोडक्ट नहीं बना है, क्या बना है? इंटरमीडिएट बना है, ठीक है।
सी के ऊपर प्लस है, बी आर क्या है माइनस, और ओ एच क्या है माइनस। कभी भी कार्बन को 5 बॉन्ड नहीं होता है, देखो 1 2 3 4 5, इसका मतलब बी आर निकल जाएगा और ओ एच यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। और ये रिएक्शन को बहुत डिटेल में हम बता रहे हैं कि हैलोअल्केन्स चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे ये रिएक्शन होता है। अभी हमको बताना है कि ओ एच माइनस किधर से आ रहा है, बैक साइड से आ रहा है, तो ये प्रोडक्ट बन पा रहा है। ठीक है, तो बी आर हट जाएगा और ओ एच लग जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट मेरा बन गया, ओ एच लग गया और बी आर माइनस बाहर निकल गया, प्रोडक्ट बन गया। तो क्लियर ना, क्या प्रॉपर ओरिएंटेशन और इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन, ठीक है ना। इम्प्रॉपर नेगेटिव नेगेटिव के बीच में रिपल्सन, नो प्रोडक्ट। यहाँ ओ एच माइनस बैक साइड से आया तो प्रोडक्ट बना। ठीक है, ओरिएंटेशन फैक्टर क्लियर। अब हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी फैक्टर। चलो सेकेंड हम लोग लिखने जा रहे हैं एनर्जी फैक्टर। एनर्जी फैक्टर, ठीक है। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास मिनिमम एनर्जी होना चाहिए। मिनिमम एनर्जी कौन सी एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, तभी वो कोलाइड करके प्रोडक्ट देगा। ठीक है, तो हम लोग लिख रहे हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स शुड पोजेस मिनिमम एनर्जी known as कौन सा, थ्रेशोल्ड, known as थ्रेशोल्ड एनर्जी। मिनिमम एनर्जी को क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। सो दैट दे कोलाइड टू गिव प्रोडक्ट। ठीक है, तो जरा एनर्जी के बारे में जानते हैं कि ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन भी कराएंगे तो आराम से क्लियर होगा। प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है इधर और इधर एनर्जी है। ठीक है, ए रिएक्टेंट बी प्रोडक्ट, और ये इंटरमीडिएट बनाए हैं यहाँ सी। मिनिमम एनर्जी है ये थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्लियर। अब देखो ए है, ये बता देते ये क्या है, रिएक्टेंट, बी क्या है, प्रोडक्ट। ठीक है, इसके बीच का डेल्टा एच डिफरेंस ऑफ एनर्जी। ये मेरा एक्सोथर्मिक का ग्राफ है। किसका ग्राफ है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। ठीक है, तो यहाँ डेल्टा एच क्या होता है, नेगेटिव होता है। ए है, ए रिएक्टेंट, बी प्रोडक्ट, सी इंटरमीडिएट, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इसको बोलते हैं। ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, मिनिमम एनर्जी, एनर्जी बैरियर जो है, और ये फॉरवर्ड रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी हो गया। ठीक है, और ये मेरा बैकवर्ड रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी हो गया। ठीक है, ध्यान से देखना, यहाँ ए था और यहाँ बी था। ये फॉरवर्ड रिएक्शन यहाँ से शुरू हुआ तो एक्टिवेशन एनर्जी ये, बैकवर्ड रिएक्शन यहाँ से फिर वापस जाएगा तो एक्टिवेशन एनर्जी इसका। तो डेल्टा एच, ये भी क्वेश्चन आता है निकालने के लिए, तो ये हो जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड। ठीक है, ग्राफ बना रहता है और पूछता है कौन कौन सा एनर्जी है बताना है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ देख लो, थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, डेल्टा एच। ठीक है, एक्सोथर्मिक का ग्राफ है। अब हम लोग एंडोथर्मिक का ग्राफ देखेंगे। ठीक है ना, एंडोथर्मिक के ग्राफ में बस थोड़ा सा चेंज आएगा। ठीक है, देखो क्या करें एंडोथर्मिक में। एंडोथर्मिक में हम लोग देखो, ये हुआ बी प्रोडक्ट। ठीक, और अब इसका डेल्टा एच देख लो, ए हुआ, यहाँ बी। ठीक है, ये इसका डेल्टा एच हो गया। किसका ग्राफ बना, एंडोथर्मिक का। ठीक है, डेल्टा एच यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, और सेम यही फॉरवर्ड माइनस
बैकवर्ड। डेल्टा एच निकालने का क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। इससे पहले एक्सोथर्मिक का ग्राफ था और ये किसका ग्राफ था, एंडोथर्मिक का। अब थोड़ा सा 2-3 पॉइंट जानेंगे और उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है। यहाँ एक लाइन बताएंगे कि वो जो एनर्जी बैरियर है उसको रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को क्रॉस करना पड़ेगा तभी प्रोडक्ट बनेगा। तो हम क्या लिखेंगे, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को क्या क्रॉस करना है, एनर्जी बैरियर को, ठीक है ना। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैव टू क्रॉस द एनर्जी बैरियर टू गिव प्रोडक्ट। अब यही समझना है तुम लोग को, थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी दोनों में अंतर समझना है। ठीक है, सपोज ये देखो, ये हम बना दिए माउंटेन, ठीक है। इधर कोई है, अब इसको इस चीज़ को क्रॉस करना है, ठीक है ना। तो ये देखो, इसको यहाँ पे आना है तो क्या करना होगा, इस माउंटेन को क्रॉस करना पड़ेगा। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का जो अपना एनर्जी है, ठीक है ना, उसको हम लोग बोल रहे हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, मिनिमम एनर्जी जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का है। ठीक है, अब इस एनर्जी बैरियर को, मतलब इस माउंटेन को क्रॉस करना है तो उसके लिए उसको एनर्जी चाहिए, ठीक है ना। तो वो एनर्जी मेरा कहलाएगा एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है ना। क्या कहलाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी का डेफिनेशन क्या कह देंगे, द मिनिमम एनर्जी सप्लाई टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। क्यों, इस एनर्जी बैरियर को वो क्या करे, क्लाइंब अप कर सके, ठीक है ना। तो एक्टिवेशन एनर्जी का हम लोग डेफिनेशन यहाँ से लिखते हैं। ठीक है, देखो क्या लिखे, एक्टिवेशन एनर्जी क्या बोले, द मिनिमम एनर्जी supply to reactant molecules to climb up लिख देते, to climb up the energy barrier to give product। बोलो क्लियर ना, मिनिमम एनर्जी सप्लाई टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, ठीक है ना, क्या, टू क्लाइंब अप द एनर्जी बैरियर टू गिव प्रोडक्ट। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो, एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज काइनेटिक एनर्जी possessed by reactant molecules। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी और डेल्टा एच है हीट ऑफ रिएक्शन। तीनों एनर्जी क्लियर ना। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या बताए, मिनिमम एनर्जी जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास होना चाहिए जिसके कारण वो प्रोडक्ट दे पाए, ठीक है ना। और सेकंड क्या बताए कि एक्टिवेशन एनर्जी, मिनिमम एनर्जी सप्लाई कर रहे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को कि वो जो एनर्जी बैरियर है उसको वो क्लाइंब अप कर सके। और डेल्टा एच क्या बताया, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन दिए हैं, आराम से ग्राफ क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन से। ठीक है, तो जरा देखो क्वेश्चन, द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन ए से बी जा रहा है इज 80 किलो जूल पर मोल, द हीट ऑफ रिएक्शन इज 20 किलो जूल पर मोल, द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन बी टू ए टू बी दिया हुआ है, देख रहा है ना 80, और तुमसे पूछ रहा है बी टू ए। तो ये ग्राफ बताए थे ना, रफली बनाओ ग्राफ। एक्सोथर्मिक का यही था ना, ये ए था और ये क्या था, बी था, दोनों के बीच का डिफरेंस डेल्टा एच। ठीक है, डेल्टा एच कितना दिया हुआ है, डेल्टा एच द हीट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है ना 20 किलो जूल पर मोल, और ये बोल रहा है कि एक्सोथर्मिक का ग्राफ है, मतलब क्या, डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, ए से बी में जाने का एनर्जी दिया हुआ है, एक्टिवेशन एनर्जी कितना, 80 किलो जूल पर मोल। तुमसे पूछ रहा है बी से ए, तो हम फॉर्मूला सिखाए थे ना, डेल्टा एच एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड माइनस
एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड रखो डेल्टा एच कितना रखोगे 20 इजिकल टू फॉरवर्ड का दिया हुआ है -20 ना 80 और ये माइनस बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, अब इसको इधर ले आते हैं, बैकवर्ड रिएक्शन का निकालना है और इसको इधर भेज दो 80 + 20 कितना हो जाएगा 100 किलोजूल पर मोल। बोलो समझ में आ गया ना, क्लियर ना। डेल्टा एच एक्सोथर्मिक रिएक्शन, फॉरवर्ड का दिया हुआ है, बैकवर्ड का पूछ रहा है। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। ठीक है, अब हेडिंग दे रहे ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी बहुत सिंपल है। ए अभी बताए थे कि ए क्या है रिएक्टेंट। ए से किस में जाना होगा सी में। सी क्या था एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना, और इसी सी को अभी ग्राफ बनाए थे ना, तो इसी सी को क्या लिखे थे इंटरमीडिएट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और ये क्या है इंटरमीडिएट है, और बी क्या था प्रोडक्ट। ठीक, 2 पॉइंट नोट कर लो। लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी faster will be the rate of reaction। ठीक है, और उल्टा कर दो वाइस वर्सा, क्या हो जाएगा हायर द एक्टिवेशन एनर्जी स्लोअर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। अब जरा उसी ग्राफ पे हम लोग स्टडी करते हैं इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट का। तो हेडिंग दे रहे हैं इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। आराम से क्लियर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और अभी जो लाइन लिखा है उसका भी मतलब समझ में आ जाएगा। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, यहाँ देखो लिख रहे हैं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, भी जो ग्राफ था, और इधर क्या था एनर्जी। ठीक है, बनाए थे ना बी, ए रिएक्टेंट, बी क्या था प्रोडक्ट, ये इसका ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, और इसका एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, ये है कि जब कैटलिस्ट नहीं यूज किए, व्हेन कैटलिस्ट इज नॉट यूज्ड, व्हेन कैटलिस्ट इज नॉट यूज्ड। अब देखो कैटलिस्ट ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक, ये है when catalyst is used, इसका एक्टिवेशन एनर्जी खुद ही देख लो। जब कैटलिस्ट नहीं यूज था तो एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा था, और जब कैटलिस्ट यूज किए तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गया, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया फास्ट हो गया। तो इसी चीज़ को हम लोग लिख लेते हैं, क्या लिखें बताओ। On adding catalyst, बताओ जैसे ही कैटलिस्ट को ऐड किए तो क्या हो जा रहा है रिएक्शन में, चेंजेस अनदर पाथ, अलग पाथ बना दिया, अनदर पाथ हैविंग लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। सो कम हुआ एक्टिवेशन एनर्जी तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा। सो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। बोलो क्लियर ना। ये था ऊपर वाला, जब कैटलिस्ट नहीं लगाए थे तो एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा, जैसे ही कैटलिस्ट ऐड किए तो पाथ ही चेंज हो गया, जिसका एक्टिवेशन एनर्जी क्या था कम, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। ठीक है, अब कुछ टर्म्स को जानना है, तो जरा देख लो। अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, ठीक है, कोलिजन थ्योरी के हिसाब से
मेरा ये फॉर्मूला आता है। अब कौन क्या है जरा देखो, P है ओरिएंटेशन फैक्टर, ओरिएंटेशन फैक्टर जो हम अभी बताए हैं। ये है कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी इसके बारे में बताएंगे और इसके बारे में बताएंगे बोल्ट्जमैन फैक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट, बोल्ट्जमैन फैक्टर। ओरिएंटेशन फैक्टर तो बताए थे, अभी क्लियर है। ए रिएक्टेंट है, बी प्रोडक्ट है, तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन क्या है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। कोलिजन फ्रीक्वेंसी टर्म जो है ना, उसको हम थ्योरी में भी थोड़ा सा बताए थे, ठीक है। इसको बोलते हैं नंबर ऑफ कोलिजन, नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, ठीक है। अब आ जाओ बोल्ट्जमैन फैक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट, से न्यूमेरिकल भी बनाएंगे, ठीक है। बोल्ट्जमैन फैक्टर ये है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी, हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। देख लो जरा, बोल्ट्जमैन फैक्टर, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। इसे न्यूमेरिकल्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में बनाने वाले हैं। बोल्ट्जमैन फैक्टर बोलेगा निकालने के लिए, तो बोल्ट्जमैन फैक्टर ये निकालना होगा, और नहीं तो बोल्ट्जमैन फैक्टर नहीं दिया रहेगा तो बहुत बढ़िया एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें लिखा रहेगा क्या, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। इसका निकालना मतलब किसका निकालना होगा? बोल्ट्जमैन फैक्टर का, ठीक है। एक ग्राफ पढ़ना है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का, ठीक है ना। साइंटिस्ट का नाम था मैक्सवेल, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ठीक है ना। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का ये ग्राफ है, आराम से क्लियर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, जरा देखना। हम इधर लिख रहे हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, और इधर काइनेटिक एनर्जी है। एक्टिवेशन एनर्जी 298 केल्विन, 308 केल्विन। देखो क्या लिखाएंगे, विथ राइज ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री का राइज हुआ, ठीक है ना। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जा रहा है? डबल हो जा रहा है, जिसके कारण रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जा रहा है? डबल हो जा रहा है, ठीक है। तो देखो क्या लिखा रहे हैं, विथ राइज ऑफ, कितना डिग्री का राइज है? 10 डिग्री, 10 डिग्री इन टेम्परेचर, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी, ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी डबल, ठीक। सो रेट ऑफ रिएक्शन
डबल, ठीक है। और ये है मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी, ठीक है। इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी, ठीक है ना। मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी बोल रहे हैं कि एनर्जी पोजेस्ड बाय एनर्जी possessed by maximum fraction of molecules, maximum fraction of molecules, ठीक है। हो गया ये पूरा कोलिजन थ्योरी। अब हम लोग को बस एक लास्ट टॉपिक रह गया, वो आरेनियस इक्वेशन हुआ। तो जरा एक बार सारा चीज़ हम बता दे रहे हैं। कोलिजन थ्योरी में हम लोग क्या पढ़े कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करके एक प्रोडक्ट दे रहा है, पर ज़रूरी नहीं है कि सारा इफेक्टिव ही कोलिजन हो। तो दो फैक्टर को देखना है, पहला ओरिएंटेशन फैक्टर, दूसरा एनर्जी फैक्टर। ओरिएंटेशन फैक्टर में बता दिए थे इम्प्रॉपर और प्रॉपर ओरिएंटेशन, क्लियर ना। सेकेंड एनर्जी फैक्टर में तुम लोग को टर्म्स सब याद रखना, थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी और डेल्टा एच हीट ऑफ रिएक्शन। वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी बहुत सिंपल, ए रिएक्टेंट है, सी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और बी क्या दे रहा है, प्रोडक्ट दे रहा है, वहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। इसको ध्यान देना। ये तो आराम से आरेनियस इक्वेशन है ना, उससे और क्लियर हो जाएगा कि रेट इज इक्वल टू, अभी भी तो जो बोल्ट्जमैन फैक्टर वाला इक्वेशन लिखे थे, तो रेट इज इक्वल टू के इज इक्वल टू ई, क्या था तुम्हारा पी ओरिएंटेशन फैक्टर जेड ए बी कोलिजन फ्रीक्वेंसी इनटू ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी, नेगेटिव में था ना, ठीक है ना। तो एक्टिवेशन एनर्जी जितना कम होगा, ठीक है ना, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ी थी इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट को जैसे ही यूज़ किए एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गया, कम हो गया। अनदर पाथ हो गया जिसका एक्टिवेशन एनर्जी कम था, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया था, फास्ट हो गया था, वहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब उसके बाद ये क्या था, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। यहाँ क्या बताए, 10 डिग्री के राइज में, ठीक है ना, तो सीधे क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है, सीधे डबल। ये जो शेडेड पोर्शन दे रहे हैं डबल, जिसके कारण रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है, ठीक है। तो लास्ट टॉपिक जो होगा वो आरेनियस इक्वेशन होगा।